स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सर्कुलर मोशन, एक डिफरेंट टाइप का मोशन, लीनियर मोशन से, जो कि 2 डायमेंशनल भी है, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो सर्कल आपने देखा हुआ है। एक सर्कल कोई एक सेंटर होता है और वहाँ से r रेडियस के डिस्टेंस पे हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक सर्कल कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अराउंड मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन अगर किसी को सर्कल का ही पता नहीं है, सपोज कोई सर्कल नहीं जानता, या फिर आपको किसी को डिफाइन करना हो किसी ऐसे को जिसको सर्कल के बारे में ही कुछ नहीं पता, तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे सर्कुलर मोशन की। ठीक है, गौर से देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ पाथ so that its displacement is always constant from a fixed point। तो हम इस लाइन को अंडरलाइन करें और ध्यान दें, ये तो बिल्कुल सिंपल सी लाइन है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ पाथ। ठीक है, ये तो किसी भी मोशन के लिए होगा। आगे क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट कौन है? हमारा सेंटर है। और जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पे है। देखिए, ये फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर क्या? फिक्स्ड पॉइंट। और ऑब्जेक्ट इस सेंटर से ऑलवेज स्मॉल कैपिटल आर के डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा पूरे मोशन में। ठीक है, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो मैं समझता हूँ डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का मोशन होना। अगर सपोज ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे नहीं होगा, अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, थोड़ी देर के बाद कैपिटल आर से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया, कभी कम डिस्टेंस पे चला गया, तो वो किसी और टाइप का कर्व मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ए और बी सपोज ड्रॉ किए, और दोनों पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए मैंने x1 y1 कोऑर्डिनेट लिया है, बी पॉइंट के लिए x2 y2 कोऑर्डिनेट लिया है। तो देखो, अगर मुझे ए पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो तो केवल x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? दोनों वैल्यू बतानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये x1 होगा और ये क्या रहेगा? y1 रहेगा। ये पॉइंट x2 का है और ये किसका है? y2 का है। कोई भी पॉइंट, यहाँ पे हम x3 y3 ले सकते हैं, यहाँ x4 y4 ले सकते हैं। तो हर एक पॉइंट के लिए हमें दोनों कोऑर्डिनेट अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम सामने वाले को सर्कुलर मोशन समझा सकते हैं। तो हमारे 9th के लेवल में हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। पहले इस चैप्टर की स्टडी हम बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से कर लेंगे, 9th के लेवल से। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े हायर कॉन्सेप्ट देखेंगे। वैसे तो सर्कुलर मोशन के जो थोड़े हायर कॉन्सेप्ट हैं तो वो 9th के बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो वही रीज़न है कि पहले मैं आपको एनसीईआरटी का लेवल ही पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्या है हमारा? यूसीएम। मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ये हम बार बार लिखें तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इसे यूसीएम भी कहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन रहेगा, और फर्दर फिर हम नॉन यूनिफॉर्म की भी बात कर लेंगे, जिससे क्लियरिटी भी हो जाए कि यूनिफॉर्म कैसा है और नॉन यूनिफॉर्म कैसा रहेगा। तो देखते हैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन क्या है? कांस्टेंट है। तो कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल सोच के बताओ जिसमें ऑब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अ फैन रोटेटिंग एट हाईएस्ट स्पीड। आपने एक फ़ैन को ऑन किया, तो जब आप ऑन करते हो तो उसकी स्पीड क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सबने देखा है ना, किसी फ़ैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जब तक उसकी स्पीड बढ़ रही होती है तब तक वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, वो तो इंक्रीजिंग स्पीड है ना। लेकिन कुछ सेकेंड्स के बाद फ़ैन जब मैक्सिमम स्पीड पे होता है तो अब वो स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि हर सेकंड में मूव करने वाला डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा? अब सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो थ्रू आउट द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे कि कुछ चेंजेज हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन को पढ़ना लीनियर मोशन के इतना इजी नहीं हो पाता। तो ऑल्दो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ऑब्जेक्ट
मूव कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है, सपोज स्पीड की वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई भी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अब मैंने आपसे बोला कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस गौर से देखा था तो वहाँ मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहेगी, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी का कांस्टेंट होना कब माना जाएगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो देखो कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, ये देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे 9th के लेवल में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसी तरह से एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अभी तो हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा नहीं कि यहाँ पे किस तरह का एक्सीलरेशन होगा, बस हम फिलहाल ये समझे कि जिस तरह से वेलोसिटी अपने डायरेक्शन की वजह से कांस्टेंट नहीं है, सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूसीएम इज़ नॉट कांस्टेंट ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो ये भी मैं समझता हूँ क्लियर हो गया आपको। चलो अब हम फर्दर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या किसी भी सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो नाम लिखे हैं, एक तो मैंने लिखा है सेंट्रीपिटल और दूसरा लिखा है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मान लो आपके हैंड में एक स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग या कोई रोप है, आपने उसमें क्या किया है, कोई स्टोन को टाई कर दिया और आप उसको रोटेट कर रहे हो। तो छोटे बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं, वो अपने टॉयज़ को किसी स्ट्रिंग में टाई कर लेते हैं और फिर उसको रोटेट कर रहे होते हैं। तो वो कैसा मोशन रहेगा आपका, सर्कुलर मोशन रहेगा। तो इस सर्कुलर मोशन में मैं स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एक्सेलरेशन होगा जो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो आपने स्ट्रिंग से उस स्टोन को बांधा हुआ है, तो स्ट्रिंग में वैसे तो अभी हमने फोर्स नहीं पढ़ा, फोर्स का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जहाँ पे हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रिंग क्या कर रहा है, उस स्टोन को अंदर की तरफ खींच रहा है। अगर नहीं खींच रहा होता तो स्टोन कहीं दूर चला गया होता, और कई बार अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो ऐसा ही होता है, स्टोन दूर चला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्योंकि उसे अंदर की तरफ खींच रहा है, तो इसीलिए स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। और अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है तो सेंटर की तरफ क्या होगा, कोई एक्सिलरेशन होगा। तो इसी एक्सिलरेशन का नाम हमने सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन रखा है, ठीक है। तो एन एक्सिलरेशन विच एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अब इसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा एक्सिलरेशन नहीं है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन जो कि एक्चुअली में लगता है। तो अभी मैं आगे इसको आपको समझाऊंगा, है ना। तो फिलहाल मैं आपको इसका मैग्नीट्यूड बता दूं, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड है v²/r। तो v तो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके रेडियस को हम क्या नाम देने वाले, कैपिटल R। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये कैसे डिराइव हुआ तो ये आपके कोर्स के बियॉन्ड है, तो मैं वो डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। आपको बस लर्न करना है कि AC फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये क्या है, सेंट्री v²/r इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा था और ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो सेंटर की तरफ जा रहा है और ना तो वो सेंटर से अवे जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यहाँ पर ये एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उन सब का सम कैसा है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो सेंटर की तरफ जा रहा है ना तो ये सेंटर से अवे जा रहा है। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितना फोर्स सेंटर के टुवार्ड्स लग रहा है, ठीक है, उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर भी लग रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स का हमने एक दूसरा नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स की बात आगे करेंगे, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो उस एक्सेलरेशन का हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर दो दो एक्सेलरेशन कैसे, या तो एक तरफ होगा या दूसरी तरफ होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो एक ही एक्सेलरेशन है जो आपको दिखाई दे सकता है ऑब्जेक्ट पे लगते हुए, और वो सेंट्रीपिटल नहीं है, वो सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। और एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सपोज़ किसी हिल एरिया पे घूमने गए हो, ठीक है, और कोई सर्कुलर टर्न है और आपके कार की स्पीड ज़्यादा है, तो आप मुझे बताओ कि ज़्यादा स्पीड होने की कंडीशन में अगर सपोज़ कार स्किड होती है या फिर कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है, तो कार उस हिल से जाके कोलाइड होती है या फिर बगल वाली खाई में गिर जाती है। तो अगर आपने गेस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि कार हिल से नहीं टकराएगी, वो खाई में जाके गिरेगी। मतलब अगर कार कोई सर्कुलर टर्न कवर कर रही है तो सर्कुलर टर्न से बाहर के डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। मतलब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, रीज़न तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको बस समझ में आना चाहिए कि कभी भी जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपकी कार हिल से कोलाइड नहीं होने वाली, वो तेज हो स्पीड होने की कंडीशन में खाई में जाके गिरेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कार किसी फ्लाईओवर के ऊपर है, तो एक फ्लाईओवर भी किसी सर्कल का पार्ट हो सकता है। अगर आप फ्लाईओवर को ऐसा थोड़ा इमेजिन करें, एक थॉट प्रोसेस माइंड में लाएं कि फ्लाईओवर जो है एक पूरा सर्कल है, मतलब ग्राउंड के अंदर जाके वो एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो उसका सेंटर किधर रहेगा, ग्राउंड के अंदर। मतलब अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो किधर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द सेंटर। मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो अब आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए कि अगर उस गाड़ी का, उस कार का कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है तो वो कार उछलती है ऊपर हवा में, क्यों? क्योंकि उस पर लग रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर ड्राइवर को ये बातें नहीं पता है तो वो क्या करता है, किसी फ्लाईओवर के ऊपर भी अपनी स्पीड कांस्टेंट रखता है, या फिर समटाइम्स अगर उसे फ्लाईओवर खाली दिखती है तो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन उसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी वो फ्लाईओवर के ऊपर है तो वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग है, और सर्कुलर पाथ के अलोंग जब भी कोई मोशन होगा तो अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स को हम क्या कहने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन का क्या नाम रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, आप और भी कुछ एग्जाम्पल सर्च करें जहाँ कि आप देखें कि जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर के अबे की तरफ ही लग रहा है। तो अब यहाँ पे बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन उठता है कि फिर सर सेंट्रीपिटल क्या है, ये कहाँ से आ गया। तो देखो, सेंट्रीपिटल वो है जो रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि जो हिल वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, उस पर ऑटोमेटिक लगने वाला फोर्स कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल, जो अवे लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर गाड़ी खाई में जाके गिर जाती है, वो तो स्पीड बढ़ने की कंडीशन है ना, कि बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हर गाड़ी खाई में जाके नहीं गिरती। तो क्यों नहीं गिरती, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। और वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल कंडीशन में वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर मैं कार का एग्जाम्पल लूँ और उसी माउंटेन हिल का एग्जाम्पल लूँ, तो फ्रिक्शन का फोर्स है जो यहाँ पे काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो कुल मिला के जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये कोई अलग से लगने वाला एक्सेलरेशन नहीं है, ये किसी दूसरे फोर्स या दूसरे एक्सेलरेशन का नाम है, ठीक है। जो एक्चुअल फोर्स या एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, और मैंने जो डिस्कशन किया है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे दोबारा से सुने, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझे बताएं। तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स एसोसिएटेड विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड फोर्स एसोसिएटेड विद सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो इस बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। तो अब देखो, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू कितनी थी, v²/r। जो AC की वैल्यू थी वो कितनी थी, v²/r, ठीक है। और जब आप फोर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी फोर्स है, तो फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट का मास इनटू AC, सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दोनों का अमाउंट तो सेम ही है ना। तो AC के बदले क्या लिखूँगा, v²/r। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, mv²/r,
तो आगे से आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसका अमाउंट क्या रहने वाला है, एम वी स्क्वायर बाई आर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वी स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपने एग्जाम्पल देखा, जो कार वाला मैंने एग्जाम्पल बताया, तो उसमें तो आपने देखा कि वो डेंजरस है, वहाँ तो आपकी कार खाई में गिर जाती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत सारे कंडीशन में हेल्पफुल भी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, अगर आपने ये मशीन नहीं देखी है तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। अगर आप किसी विलेज में जाएं तो वहाँ पे कोई विलेज है जहाँ पे बहुत सारे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे लोग हैं जो काऊ या फिर बफेलो उनको पालते हैं और मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो कुछ लोगों के पास एक मशीन होती है जिससे वो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं, ठीक है। उस मशीन का क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, ठीक है। और इसका थ्योरम क्या है, जो मिल्क है जब आप उसको बहुत तेज़ी से रोटेट करोगे तो मिल्क में क्रीम के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। क्रीम के पार्टिकल कैसे होते हैं, मिल्क के कंपैरिजन में हल्के होते हैं। मतलब मिल्क में वाटर के पार्टिकल हैं और क्रीम के पार्टिकल हैं। तो क्रीम के पार्टिकल क्योंकि हल्के हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैंने आपको बताया, तो वो सेंटर से अवे की तरफ जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में वो मिल्क के ऊपर की सतह पे आ जाएगा। अभी अगर तुमने सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन नहीं देखा तो मैं तुम्हें एक घर में करने का एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एक्टिविटी बताता हूँ जो तुम अपने घर में कर सकते हो। हर किसी घर में मिक्सर होगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा। आप क्या करो, उसमें फुल क्रीम मिल्क को डालो थोड़ा सा, या फिर उसमें कर्ड डालो और उसे रोटेट कर दो, ठीक है। रोटेट करने के बाद आप देखोगे कि बहुत सारे क्रीम के पार्टिकल मिल्क के ऊपर वाले लेयर पे आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो मिल्क के क्रीम के पार्टिकल थे वो काफ़ी हल्के थे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो पार्टिकल पहले तो कॉर्नर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और फिर वो मिल्क से सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने की कंडीशन में वाटर नीचे रह जाएगा और क्रीम के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेथ वेल। अगर आपने कहीं डेथ वेल देखा हो, डेथ वेल नॉर्मली सर्कस में होता है। डेथ वेल में क्या होता है कि एक वेल होता है और उसमें बाइक या कार से कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो उस वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं। तो लोग बहुत डर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है कि उनके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो उनको उस सेंटर से अवे रखता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में गौर से सोचना कि कैसे डेथ वेल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन लोगों की हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, वाटर रिफाइनिंग मशीन। जहाँ भी वाटर वर्क्स होते हैं, वाटर प्यूरीफायर होते हैं, मोस्टली ये किसी रिवर साइड में होते हैं। तो वहाँ पे जितना सारा वाटर आ रहा होता है तो वहाँ पे एक रोटेटिंग डिवाइस होती है जो वाटर को बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही होती है। इससे क्या होता है कि वाटर में जितने लाइटर पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे उसमें वैसे पार्टिकल्स हो सकते हैं, वुड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ लीफ हो सकती है, ग्रास या कुछ ऐसे लाइटर पार्टिकल्स। तो वो सारे लाइटर पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉर्नर पे आ जाएंगे और कॉर्नर पे आके उनको किसी दूसरे सेपरेटिंग मेथड से सेपरेट कर लिया जाता है। तो वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो मोर और लेस क्लास 9th के लेवल में तुम्हारे पास इतना सा ही सिलेबस है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और दोनों के फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल की बात करूँगा, सर्कुलर मोशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आपने अभी पढ़ा ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ये आप किसी भी इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चा 9th का ही हो, अगर कोई बच्चा 6th 7th का भी है तो हम उसको फिर भी ये समझा सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन हमने किसी पैरामीटर की बात नहीं की, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मोशन में क्या थे, पैरामीटर थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तो यहाँ भी तो वैसे पैरामीटर होने चाहिए ना। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो कुछ सर्कुलर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, तो वैसी कोई भी हमने बेसिक बातें नहीं की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।